गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में लेक्चर नंबर 2 और मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताएंगे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने आप लोगों को बता दिया था कि मैट्रिक्स को कैसे निरूपित किया जाता है, मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। जैसे हमने कोई एलिमेंट्स, कोई फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा एलिमेंट्स का और वहाँ से मैट्रिक्स बनाना आप लोगों को बता दिया था। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या आप लोगों को दी हुई होती थी और संभावित क्रम या कोटि हम निकालते थे। और इसी तरीके से दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव बराबर कर हम अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते थे। 2-3 टॉपिक हमने आप लोगों को पढ़ा दिए थे इससे पहले वाली क्लास में लेक्चर नंबर 1 के अंदर। लेक्चर नंबर 2 में हम आप लोगों को बता रहे हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार क्या क्या होते हैं देखिए आप लोग। अवयव के प्रकार देखिए, पहला अवयव पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव इधर पूरा पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव होता क्या है, जैसे डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, मैं ओरल बोल रहा हूँ यानी एक तो डेफिनेशन लिख के चलो बता रहा हूँ आप लोगों को। एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है। कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, यानी एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो। अब फॉर एग्जांपल ये ए बी सी पंक्ति कितनी है, एक, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो स्तंभ कितने भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं। पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। अगर पंक्तियों की संख्या एक है तो वो अवयव आपको कहलाएगा पंक्ति अवयव। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, एक पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो स्तंभों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक है, तो अवयव कौन सा अवयव कहलाएगा, पंक्ति अवयव। दूसरे टाइप में हम बात कर रहे हैं, टाइप नंबर 2 स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव तो एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो, केवल एक हो। अभी मैंने बताया था पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव है तो पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी, एक। और स्तंभ अवयव है तो स्तंभों की संख्या कितनी आएगी, एक। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल ए बी सी और ए बी सी डी, इधर किसके एग्जांपल है, स्तंभ अवयव। यहाँ पर देखिए 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, यहाँ 4 पंक्ति और 1 स्तंभ। यहाँ देखो पंक्तियों से कोई लेना देना नहीं। स्तंभों की संख्या कितनी है, 1। तो स्तंभों की संख्या अगर 1 है तो स्तंभ अवयव, और पंक्तियों की संख्या अगर 1 है तो पंक्ति अवयव कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों को क्षैतिज अवयव। देखिए टाइप नंबर 3 क्षैतिज अवयव। एक अवयव, अब डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे। एक अवयव क्षैतिज अवयव कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है तो क्षैतिज अवयव होता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी सी, पंक्ति कितनी है, 1, और स्तंभ कितने हैं, 3। पंक्ति 1 है, स्तंभ 3 है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसका मतलब ये कौन सा अवयव है, क्षैतिज अवयव। कौन सा अवयव है, क्षैतिज। अनदर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, पंक्ति कितनी है, 2, और स्तंभ कितने हैं, 3। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है, तो ये कौन सा अवयव कहलाएगा, क्षैतिज अवयव कहलाएगा। कौन सा अवयव कहलाएगा, क्षैतिज अवयव। अब आप देखिए चौथा ऊर्ध्वाधर अवयव।
एक अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है यदि, डेफिनेशन खुद लिखेंगे, एक अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है तो कौन सा अवयव कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए आपको ए बी सी, पंक्ति कितनी है? 3 और स्तंभ कितने हैं? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है, कौन सा अवयव कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर अवयव। ए बी सी डी ई एफ, पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या कितनी है? तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा अवयव कहलाएगा आपका? ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट 5वां प्रकार, शून्य अवयव। शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अब देखिए शून्य अवयव क्या होता है? एक अवयव शून्य अवयव कहलाएगा। ये शून्य अवयव कहलाता है यदि उसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है यदि इसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। तो शून्य अवयव के लिए कंडीशन क्या है कि प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और शून्य अवयव को हम डिनोट करते हैं कैपिटल O से, 0 0 0। ऐसे ही और एग्जांपल हम ले सकते हैं 0 0 0। इसका ऑर्डर कितना भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रत्येक अवयव अगर 0 है तो अवयव कौन सा अवयव कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट एकल अवयव। एकल अवयव, एक अवयव एकल अवयव कहलाता है यदि उसमें अवयव की संख्या कितनी हो? केवल एक। एक अवयव एकल अवयव कहलाता है यदि उसमें अवयव की संख्या कितनी हो? केवल एक हो। एक, क्लियर भाई? यानी अवयव कितने हैं? एक, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ है तो अवयव कौन सा अवयव होगा? एकल अवयव। अब आप देखिए नेक्स्ट वर्ग अवयव। वर्ग अवयव अपने पास टाइप्स है 7। वर्ग अवयव क्या होता है? एक अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। तो वर्ग अवयव के एग्जांपल हम दे रहे हैं। वर्ग अवयव का ए बी सी डी, कितने पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ, तो 2 बाई 2 का एक वर्ग अवयव। एक अवयव वर्ग अवयव होगा कब? जब उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो? समान हो। दूसरा ए बी सी डी ई एफ और जी एच है। यहां देखिए 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स है, ये 3 बाई 3 का क्या है? वर्ग अवयव। 3 बाई 3 का क्या है? वर्ग अवयव। 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ। अब यहां से थोड़ा सा हम समझ लें A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। देखिए भाई ये अपने पास प्रैक्टिस है। तो यहां पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलेंगे भाई? मुख्य विकर्ण। अब देखो वर्ग के अंदर 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण तो ये होता है और एक ऐसे भी आता है, लेकिन हमें इस टाइप का जो विकर्ण है उससे कोई लेना देना नहीं, हम इस टाइप के विकर्ण की बात। और इस टाइप का जो विकर्ण है उसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण। तो यहाँ से 3 पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के लिए, मुख्य विकर्ण के अवयवों के लिए I बराबर क्या आएगा? Z। मुख्य विकर्ण के अवयव के लिए कंडीशन
1 1, आई और जे दोनों वैल्यू सेम आ रही है, 2 2 दोनों सेम आ रहे हैं, 3 3 दोनों सेम आ रहे हैं। तो मुख्य विकर्ण की जो वैल्यू है वहां पर आई का मान किसके बराबर आएगा, जे के बराबर। अब आप देखिए नेक्स्ट, ए आई जे का संयुग्मी, ए आई जे का संयुग्मी, तो ए आई जे का संयुग्मी क्या आएगा, ए जे आई, ए आई जे का संयुग्मी क्या आएगा, ए जे आई। मतलब A13 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, A13 का संयुग्मी क्या आएगा, A31, यानी A13 का जो संयुग्मी अवयव है वो क्या आएगा, A31 आएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट थर्ड, अवयव का ट्रेस, अवयव का ट्रेस, इसको जनरली हम डिनोट करते हैं TR, ट्रेस होते हैं। किसी भी अवयव का ट्रेस होता क्या है, सबसे पहले उसको समझिए कि ट्रेस होता क्या है। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल उस अवयव का ट्रेस होता है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का योगफल उस अवयव का क्या होता है, ट्रेस। यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर मैं दे रहा हूं, ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए 2 3 -1 0 -1 0 2 3 2 4 3 3 नहीं बल्कि, तो इसका ट्रेस क्या आएगा। देखिए मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनका योग कर दो, 2 -1 + 1 कितना है, इस अवयव का ट्रेस कितना आएगा, 2 है। तो इस तरीके से हमको माइंड में रखना है। देखिए विकर्ण अवयव, अभी हमने बताया वर्ग अवयव, अब हम बात कर रहे हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, एक अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अशून्य हो और शेष अवयव शून्य हो। तो हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, एक अवयव या अवयव में आप वर्ग अवयव बोलेंगे, क्योंकि विकर्ण अवयव की बात होगी तो वो वर्ग अवयव में ही बात होगी, मुख्य विकर्ण की जब बात होगी तो वर्ग अवयव में ही बात होगी। तो एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो आप देखिए भाई, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य है तो वो विकर्ण अवयव होता है। देखो मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य है तो वो कौन सा होता है, विकर्ण अवयव होता है। इस विकर्ण अवयव को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं DIAG ABC। ये DIAG मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है डायगोनल, और इसका हिंदी अर्थ है विकर्ण। तो इस मैट्रिक्स को अगर ऐसे लिखा, ऐसे लिखा हुआ आपको दे रखा है, इसका मतलब यही होता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, A = diagonal 1 2 3 and B = diagonal 2 3 -4 हो तो A + B क्या था। तो देखिए भाई A + B, A मैट्रिक्स कितना है, देखो A मैट्रिक्स में जो विकर्ण के अवयव है वो है 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 और 0 0 -1। तो इन दोनों का योगफल करेंगे कितना है, 1 + 2 3 0 0। और देखो योगफल मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन योगफल कैसे करता है कि पहले में जुड़ेगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। यहाँ पर ये अभी इसमें जुड़ेगा 0 2 3 में 5 और 0 0 में 0, फिर ये 0 यहाँ 0,
और ये कहता है 3 - 4 -1। इस तरीके से सॉल्व। अब आप देखिए नेक्स्ट, अदिश अवयव। अदिश अवयव एक अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। एक अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो और शेष सभी अवयव शून्य हो। फॉर एग्जांपल a 0 0 0 a 0 0 0। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है। अगर सभी अवयव अलग अलग है तो फिर विकर्ण अवयव होता है, और सभी अवयव अगर समान है तो विकर्ण अवयव तो होगा, लेकिन विकर्ण अवयव होने के साथ साथ क्या है, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव की कंडीशन क्या है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और नॉट इक्वल 0 भी होना चाहिए। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये अदिश अवयव होता है। अब आप देखिए नेक्स्ट, इकाई अवयव। इकाई अवयव एक अवयव इकाई अवयव कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो और शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। यानी मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं उस अवयव क्या होना चाहिए, 1, और रिमेनिंग एलिमेंट शेष सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो आप देखिए, और एक चीज ध्यान रखें कि इकाई अवयव को कैपिटल आई से निरूपित करते हैं। इकाई अवयव को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। आई 1 0 0। अभी ये 2/2 का इकाई अवयव है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ, तो 2/2 के इकाई अवयव को I2 से भी डिनोट किया जा सकता है। I2 भी लिखा हुआ मिल सकता है। I2 मतलब क्या है कि 2/2 का इकाई अवयव। I 1 0 0। I3 कितने बाई कितने का है, 3/3 का इकाई अवयव। ऐसे ही I4 ये 4/4 का इकाई अवयव। I4 4/4 का क्या है, इकाई अवयव। अब आप देखिए दो अवयवों का योग तथा अंतर। योग तथा अंतर, दो अवयवों का योग तथा अंतर कैसे करेंगे, देखिए। पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 डाल दें कि दो अवयवों का योग तथा अंतर तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो। पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखेंगे कि दो अवयवों का योगफल अथवा अंतर तभी संभव है जब उनका क्रम या कोटि समान हो। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि दो अवयवों का योगफल अगर हम कर रहे हैं तो उनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। दो अवयवों को अगर योगफल या अंतर कर रहे हैं तो उनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे या फिर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप देखिए यहां से एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5, और ये कोई बी मैट्रिक्स है 3 4 5 7। हो तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन 3a - 4b और सेकंड क्वेश्चन 3a + 4। ये अपने को ज्ञात करना है, 3a - 4b और 3a + 4b। अब एक चीज ध्यान रखें, एक मैट्रिक्स है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a या 3a से, ये नोट नहीं करना है, केवल समझाने के हिसाब से।
प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, यानी किसी अदिश राशि का अवयव से गुणा करना, किसी अदिश राशि को अवयव से गुणा करना, यानी कांस्टेंट को अवयव के साथ गुणा करना। जैसे 3 है तो 3 को अवयव के साथ गुणा कर रहे हैं, तो अवयव के साथ गुणा करने का मतलब है कि प्रत्येक अवयव से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12 और 3 पंजा। अब एक चीज ध्यान रखिए कि देखो बेटा यहाँ पर कितने में कितने का मैट्रिक्स है ये 2/2 का। अगर इसको 3 से गुणा कर दिया अभी भी कितने का है 2/2 का, यानी किसी अदिश राशि से गुणा करने पर अवयव के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसकी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यहाँ पर भी कितने में कितने का था 2/2 का, 3 से गुणा कर दिया अभी भी कितने में कितने का है 2/2 का है, क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आता। तीन 4 5 7। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3a - 4b। तो आप देखिए 3 a मैट्रिक्स जो है 2 3 4 5 और ये 4 b मैट्रिक्स है 3 4 5 7। आप देखिए भैया से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 6 9 12 15, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 16 20 और 28। देखिए भाई 6 - 12 -6, 9 - 16 -7, 12 - 20 -8 और 15 - 28, 15 - 28 तो कितना है भाई 30। ये हमारे पास तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब आप देखिए ये तो 3 - 4 भी निकाला है मैंने, यहां से भी समझ लेंगे कि a का क्रम भी 2/2, b का क्रम भी कितना है 2/2 और 3a - 4b जो निकाल रहे हैं इसका क्रम भी कितना आ रहा है 2/2, यानी दो अवयव को जोड़ते हैं घटाते हैं तो फिर भी क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका क्रम भी वही रहेगा जो a का क्रम है या फिर b का क्रम। a का क्रम भी 2/2 था, b का क्रम भी 2/2 था, तो 3a - 4b का क्रम भी क्या रहेगा 2/2 ही रहेगा। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3a + 4b, यहाँ प्लस कर, यहाँ प्लस किया तो ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो अब आपके पास आंसर कितना है देखिए 12 और 6 18, 9 और 16 25, ये कितना हो जाएगा आपके पास 32 और ये आ जाएगा आपके पास 42। ये मैट्रिक्स आ गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। आज की क्लास में हमने आप लोगों को बताया है कि अवयव के प्रकार, हर टाइप का अवयव आप लोगों को बताया है और अवयव को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। कल की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है, अवयवों का गुणा और उनका परिवर्त अवयव, उससे रिलेटेड हम आप लोगों को कल की क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी नेक्स्ट